तो हेलो बच्चों, वेलकम अपने यूनिक मैथ्स क्लासेस में। आज मेरे आपका बायोलॉजी टेस्ट सीरीज का थर्ड क्लास है। किसका है? तो बायोलॉजी टेस्ट सीरीज का थर्ड क्लास है कि फर्स्ट क्लास आपका सेकंड ऑलरेडी करा चुका हूँ। जल्दी से जाइए आप लोग फर्स्ट सेकंड क्लास लगाइए, ठीक है। क्योंकि इसमें सर आपका इंपोर्टेंस क्वेश्चन है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, प्लस पीवाईक्यू क्वेश्चन है, जो कि आपका 2025 में जो कि सीनेट एग्जाम में सीपीटी में आपका पूछे जाएगा इस साल, ठीक है। जो बच्चे नहीं रहेंगे वो उसको बहुत पछतावा होगा बाद में, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जाइए जल्दी से आपका पार्ट 1 पार्ट 2 जल्दी से लगाइए। और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे नेक्स्ट अपना जो आज क्लास है, मेरा थर्ड क्लास आज स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि आप लोग जल्दी से इसे ज्वाइन कीजिए। क्लास को जल्दी से कीजिए ज्वाइन, आप लोग जल्दी से कीजिए। हाँ, ये जो मेरा आपका जो टेस्ट है, जो कि आपका किसके लिए है, तो आपका जो बीएससी नर्सिंग जो किसके लिए है, तो आपका यूपी वाले यानी कि यूपी के जो स्टूडेंट है सीनियर एग्जाम देते, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। तो जल्दी से हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में रहने वाला है क्वेश्चन। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगा, जो इंग्लिश मीडियम का मेरे स्टूडेंट है उसको भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि दोनों मीडियम में आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा और दोनों मीडियम आप लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से फ्रेंड्स जुड़िए। और मेरा आज क्लास जो रहने वाला है आपका 30 से 40 मिनट का क्लास है, क्योंकि आज थोड़ा ही क्वेश्चन बच रखा है ना, इसीलिए मैं आज करा ही दूंगा, ठीक है ना। तो जल्दी से जुड़िए क्लास में, जल्दी से जुड़िए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चंस को आपको 1 से 2 बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है, फिर आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो चलिए मैं अपना क्लास आज का स्टार्ट करता हूँ। और एनर्जी के साथ आप लोग बने रहना, ठीक है ना। एनर्जी के साथ क्या है, बने रहना और आंसर देना एनर्जी के साथ, ठीक है, तभी मज़ा आता है ना पढ़ाने में। चलिए मेरा अपना क्लास कहाँ से मिला था, बाकी 41 42 42 43 45 40। तो अपना क्लास आज कहाँ से होगा स्टार्ट, अपना क्लास हो जाएगा आज यहाँ से होगा स्टार्ट। कहाँ से? तो यहाँ से स्टार्ट किया। आप लोग को मैंने एक बताया था कि पिछली कक्षा में यानी कि पिछली क्लास में आप लोग को मैंने क्या बोलता है होमवर्क दिए थे, जो कि आंसर बताने, ठीक है। तो आप लोग को मैं कौन सी होमवर्क दिए थे बताओ जरा जल्दी से कमेंट में, कौन था होमवर्क था। तो फ्रेंड्स आप लोग का जो होमवर्क था ये मेरा ये क्वेश्चन था, क्या था ये क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन को मैंने आपको बताया था कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट में बताइएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग कमेंट में इसका आंसर नहीं बताए थे। जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विच मॉस्क्यूटो एक्ट एज अ प्राइमरी वेक्टर ऑफ प्लाज्मोडियम्स, यानी कि कौन सा मच्छर प्लाज्मोडियम के प्राथमिक वाहक के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि ऐसा कौन सा जो मच्छर है जो आपका प्लाज्मोडियम के वाहक के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हम क्या बोले थे, नहीं बताए थे ना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि जो एनाफ्लीज नामक जो मच्छर होता है, एनाफ्लीज नामक मच्छर आप लोग जानते होंगे ना, जो एनाफ्लीज नामक जो मच्छर होता है वही मच्छर आपको प्लाज्मोडियम के प्राथमिक वाहक के रूप में वो कार्य करते हैं, समझ गए, कार्य करते हैं, यानी कि इसका वर्क है, ठीक है ना। तो क्लियर होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेरा आपका क्लास आज यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, यहाँ से, यानी कि विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन्स बॉडी इज अफेक्टेड आफ्टर प्लाज्मोडियम इन्फेक्शंस, यानी कि प्लाज्मोडियम संक्रमण के बाद मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होती है, यानी कि प्लाज्मोडियम जो आप लोग मच्छर जो होता है संक्रमण होता है उसके बाद जो हमारे बॉडी में ऐसा कौन सा ऑर्गन है, यानी कि ऐसा कौन सा जो कोष, यानी कि जो कौन सा पार्ट है बॉडी का वो आपका ज़्यादा प्रभावित होता है, यानी कि सबसे पहले प्रभावित होता है। तो फर्स्ट है आपका ब्रेन्स, क्या आपका ब्रेन्स पहले प्रभावित होता है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। ब्रेन हो जाएगा या लीवर हो जाएगा या लंग्स हो जाएगा या हार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जल्दी से बताइए क्या आपका प्रभावित हो जाएगा। तो फ्रेंड्स प्लाज्मोडियम के बाद जो मानव शरीर में सबसे पहले जो प्रभावित अंग होता है कौन सा होता है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, लीवर होता है, यानी कि लीवर जो होता है, यानी फेफड़ा, फेफड़ा आप लोग समझते हो, सॉरी लंग्स, ये लंग्स नहीं होगा, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा लीवर, यानी कि आप लोग लीवर समझते हो ना, लीवर किसको बोलते हैं, लीवर, लीवर समझते हो ना, वो यकृत, यकृत को हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी कि जो आपका जो लीवर होता है ना, यकृत, यकृत, यकृत आपका पहले सबसे प्रभावित होता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर होगा आप लोगों को, लीवर हो जाएगा आपका सबसे पहले प्रभावित होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हैं, देखिए क्वेश्चन को रीड कीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन कह रहा है, इस क्वेश्चन में क्या है कि विच स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम कॉज ऑफ द मोस्ट फॉर्म्स मलेरिया, यानी कि प्लाज्मोडियम की कौन सी प्रजातियां सबसे पहले गंभीर मलेरिया उत्पन्न करती है, यानी कि प्लाज्मोडियम की ऐसा कौन सा प्रजातियां हैं, यानी कि प्लाज्मोडियम का ऐसा कौन सा प्रजातियां हैं जो सबसे पहले आपका गंभीर मलेरिया उत्पन्न करते हैं। गंभीर माने कि सबसे डेंजरस इसका बोलते हैं, सबसे डेंजरस मलेरिया वो उत्पन्न करते हैं, कौन सा प्रजाति। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है,
फर्स्ट ऑप्शन है आपका क्या है, जल्दी से बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्लाज्मोडियम वीवैक्स हो जाएगा, या प्लाज्मोडियम मलेरिया हो जाएगा, या प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम्स हो जाएगा, या प्लाज्मोडियम ओविलिया हो जाएगा। यानी कि आपका जो सबसे गंभीर मलेरिया कौन सा उत्पन्न करता है, तो सबसे गंभीर मलेरिया मेरा कौन उत्पन्न करता है, तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम नामक जो आपका जो मच्छर वायरस होता है या मच्छर होता है, वो सबसे गंभीर यानी कि सबसे डेंजरस मलेरिया उत्पन्न करता है। इसमें आपका क्या होता है, इसमें जो ह्यूमंस का डेथ भी हो सकता है, समझ गए। इसमें ह्यूमंस का क्या हो सकता है, डेथ, यानी कि वो मर भी सकता है, ठीक है ना। वो इतना खतरनाक ये क्या मलेरिया होता है, ठीक है ना। तो क्लियर होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस क्या है, ये क्वेश्चंस कह रहे हैं आपका कि इस क्वेश्चंस में है वेयर डज एक्सो एरिथ्रोसाइटिक फेज ऑफ प्लाज्मोडियम अक्योर्स, यानी कि प्लाज्मोडियम एक्सोस्टिक चरण कहाँ होता है, यानी कि जो प्लाज्मोडियम का जो एक्सोस्टिक चरण होता है वो कहाँ होता है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि प्लाज्मोडियम सबसे पहले किसको इन्फेक्ट करता है, तो लीवर का करता है। तो इसका एक्सोथर्मिक जो इसका जो चरण होता है वो कहाँ होगा, ये भी आपका लीवर सेल्स में ही होगा। किस में होगा, तो लीवर सेल्स में होगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्लियर बताइएगा। ये क्वेश्चंस जो है ना, जो प्लाज्मोडियम वाला वो आपका हर साल पूछता है, कहाँ पे, तो सीनेट एग्जाम में पूछता है। और यदि आप लोग इस क्वेश्चंस को ये लगा लो ना, इस टेस्ट सीरीज को क्वेश्चंस को बायोलॉजी वाले, तो आप लोगों को आराम से एएनएम जीएनएम में आपको ऐसे ही मिल जाएगा कॉलेज। कौन सा, तो गवर्नमेंट कॉलेज। सही बता रहा हूँ। यदि आप लोग सही से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं और लगाते हो तो आपको 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको यदि एएनएम की एग्जाम दे रहे हो, यूपी का ये जीएनएम की एग्जाम दे रहे हो, आपको 100% आपको बायोलॉजी में जितना नंबर की एग्जाम होता है इसमें से आपका 100% पूरा नंबर मिलेगा बायोलॉजी में, ठीक है ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि क्वेश्चंस अच्छे से आप लोगों को करना है, ठीक है ना। क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैंने एग्जाम दे रखा हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है और मैं एग्जाम क्वालिफाई करके बैठा भी हूँ, ठीक है ना। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है ना। क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि इन विच फेज ऑफ प्लाज्मोडियम डज मल्टीपल फिशंस अक्योर्स, यानी कि प्लाज्मोडियम के किस चरण में बहु विभाजन मल्टीपल फिशन होते हैं, यानी कि प्लाज्मोडियम के किस चरण में, यानी कि किस चरण ऐसे कौन सा फेज होता है जिसमें आपका प्लाज्मोडियम का मल्टीपल फिशन आपको मिलता है। मल्टीपल फिशन समझते हो, ऐसे आप लोग पढ़ते हैं अमीबा, अमीबा का मल्टीपल फिशन करता है जब वो अनफोर्डेबल कंडीशन में होता है, जब उसको खतरे लगता है, कहीं मुझे खतरा आ रहा है, तो क्या कहते हैं मेरा अमीबा वो मल्टीपल फिशन करते हैं, यानी कि अपनी बॉडी को हायर भाग में वो डिवाइड कर देता है, ठीक है ना। यदि मैं अमीबा जब अनफोर्डेबल कंडीशन हो जाएगा, या फोर्डेबल कंडीशन होगा तो मल्टीपल फिशन है कि वो बाइनरी फिशन करता है, या अनफोर्डेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम मलेरिया होता है वो मेरा मल्टीपल फिशन करता है। इसी प्रकार मेरा प्लाज्मोडियम बोल रहा है कि प्लाज्मोडियम बहुविहन किस फेज में करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, स्पोरोजोइट फेज हो जाएगा, या सीजॉइंट फेज हो जाएगा, या गैमेटोसाइट्स हो जाएगा, या ओकीनोट्स हो जाएगा, ओकीनेट्स हो जाएगा। तो जल्दी से बताइए कि जो मेरा प्लाज्मोडियम होता है वो किस चरण में आपका अपना जो मल्टीपल फिजन करता है, किस चरण में मल्टीपल फिजन करता है, जल्दी से बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो मेरा प्लाज्मोडियम होता है ना, प्लाज्मोडियम किस चरण मल्टीपल फिजन करता है, तो सी ज्वाइंट फेज होता है ना, सी ज्वाइंट चरण होता है उसका, प्लाज्मोडियम एक सी ज्वाइंट चरण होता है, उस चरण में प्लाज्मोडियम अपना जो मल्टीपल फिजन करता है, यानी कि आपका मल्टीपल फिजन करता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि बी विल बी द आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो देखिए मेरे बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच इम्यूनिटी प्रोवाइड लॉन्ग टर्म्स प्रोटेक्शंस, विच इम्यूनिटी प्रोवाइड लॉन्ग टर्म्स क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शंस, यानी कि कौन सी प्रतिरक्षा दीर्घकालीन सुरक्षा प्रदान करती है, यानी कि ऐसा कौन सा इम्यूनिटी हमारे बॉडी में होता है जो आपके काफ़ी लंबे समय तक, यानी कि लॉन्ग समय, लॉन्ग पीरियड समझते हो ना ये, यानी कि बहुत ज़्यादा समय तक हमारे बॉडी में ऐसा कौन सा इम्यूनिटी है जो कि आपको क्या कहते हैं, वो प्रोटेक्शन करता है। किससे, तो वायरस से हो या कोई बैक्टीरिया डिजीज होता है, यानी कि इससे हमें प्रोटेक्शन करता है शरीर को, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट मेरा ऑप्शन क्या है, फर्स्ट है पैसिव इम्यूनिटी हो जाएगा, या एक्टिव इम्यूनिटी हो जाएगा, या आइनेट इम्यूनिटी यानी कि जो जमजात इम्यूनिटी बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग समझते होंगे कि आप लोग जो बच्चे होंगे ना, तो आप लोग को पता नहीं होगा
कि बच्चे में आप लोग को पोलियो का सुइया दिया होगा या हेपेटाइटिस का या बहुत सारा इंजेक्शन आप लोग को दिया होगा, ठीक है ना। तो ये कौन सा होता है, जो आपका आपका वैक्सीनेशन क्या आता है, वो क्या होता है, मेरे बॉडी में एक्टिव रहता है, यानी कि वो एक्टिव इम्यूनिटी दिया जाता है। यानी कि ये जो हमारे शरीर में कभी भी यानी मान लो कोई भी वायरस आएगा ना, तो ये क्या होती है, मेरा वैक्सीनेशन उसको पहचान के बैठा रहेगा, उस पर वो तुरंत क्या करेगा, वो अपना वो अटैक करेगा, ठीक है ना। वो क्या करेगा, उस पर तुरंत वो अपना हमला करेगा, उसको वो इस बीमारी को वो मार गया था, ठीक है ना। तो ये जो हमारे बॉडी में कौन सा हो जाएगा, लॉन्ग टर्म के लिए इसको प्रदान कौन करता है, तो एक्टिव इम्यूनिटी करता है। कौन करता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि एक्टिव इम्यूनिटी जो होता है मेरा बॉडी में आपका, वो लॉन्ग टर्म तक हमारे बॉडी को क्या करता है, वो प्रोटेक्शन करता है। क्लियर, क्लियर होगा ना। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि विच ऑफ द फ्लोविंग्स, यानी कि विच ऑफ द फ्लोविंग्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन निष्क्रिय प्रतिरक्षा यानी कि पैसिव इम्यूनिटी का उदाहरण है। इनमें से आपको बताना है कि पैसिव इम्यूनिटी का उदाहरण कौन सा है। समझ गया ना इसका क्वेश्चन क्लियर होगा, क्वेश्चन क्लियर होगा आप लोग का, बताइए जना। आप लोग का क्वेश्चन क्लियर होगा कि जो पैसिव इम्यूनिटी का, इसमें हमको एग्जाम्पल्स बताने की, इसका उदाहरण बताना। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा, फर्स्ट ऑप्शन है क्या, फर्स्ट ऑप्शन क्या है देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन है इम्यूनिटी ऑफ फॉर्म्स वैक्सीनेशन, यानी कि टीकाकरण से प्राप्त प्रतिरक्षा या एंटीबॉडी ट्रांसफॉर्म्स फॉर्म ऑफ द बेबी, यानी कि माँ से बच्चे में एंटीबॉडी का स्थान, यानी कि माँ से बच्चे में एंटीबॉडी का स्थान कैसा होता है। एक तो ब्रेस्ट फीडिंग्स, यानी कि जो आप लोग बच्चे, जब हम लोग दूध पीते थे, बच्चे जब छोटे थे, हम लोग, आप लोग भी छोटे होंगे, तो आप लोग भी अपने माँ से क्या होंगे यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि दूध पिए होंगे, ठीक है ना, दूध पिए होंगे, तो ये एंटीबॉडी हो जाएगा। यह आपका इम्यूनिटी डेवलपमेंट आफ्टर डी, यानी कि रोग के बाद विकसित प्रतिरक्षा, यानी कि रोग के बाद जो आपका इम्यूनिटी दिया था वो, या टी सेल एक्टिविटी, यानी कि आपका शरीर में टी सेल एक्टिविटी ये हो जाएगा। यानी कि इसमें बताना है कि इसमें कौन सा पैसिव इम्यूनिटी का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स पैसिव इम्यूनिटी का जो मेरा उदाहरण कौन सा हो जाएगा, पैसिव इम्यूनिटी का आपका उदाहरण क्या, एंटीबॉडी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम मदर टू बेबी, यानी कि मदर से बेबी में, यानी कि जो बच्चों में, यानी कि माँ से जो बच्चों में जो मेरा इम्यूनिटी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका पैसिव इम्यूनिटी को बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पैसिव इम्यूनिटी का उदाहरण आपका कौन सा है, तो एंटीबॉडी ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू बेबी। तो क्लियर होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को कितना बारीक से बता रहा हूँ। यदि आप लोग इसको अच्छे से सुनते हैं ना, तो एक से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोग खुद से बना सकते हैं। समझ गए ना, यानी कि मैं एक क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ठीक है ना, और एक से ज़्यादा क्वेश्चंस आप खुद से बना सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरा एक एक बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, देखिएगा बड़ा क्यों नहीं हो रहा है, हाँ हो गया। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस क्या है, ये क्वेश्चंस हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल का उदाहरण है। हम तो आपको पहले बता चुका हूँ, इससे पहले क्वेश्चंस में कौन था, यानी कि पैसिव इम्यूनिटी का उदाहरण बताना था, इसमें बोला कि आर्टिफिशियल इम्यूनिटी का उदाहरण था, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो मेरे बॉडी में जो बाहर से, जो कि इंजेक्शन के थ्रू हमको हमारे बॉडी में जो दिया जाता है ना, वो मेरा क्या होता है, आपका वो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी होता है। कौन सा होता है, तो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी होता है, यानी कि जो हमारे बॉडी में बाहर से कोई भी इम्यूनिटी यानी कोई इंजेक्ट करता है, यानी कि जैसे आपको बच्चे होंगे तो बच्चों में आप लोग कई तरह का इंजेक्शन लगा होगा, ये सब क्या मेरा आपका आर्टिफिशियल ही इंजेक्शन है, कि इसमें आपका इम्यूनिटी होता है। यदि कि बाद में आपको यदि किसी भी इस तरह का बीमारी होता है आपके शरीर में, तो ये क्या होता है, ये इंजेक्शन जो होता है आपका जो इम्यूनिटी होता है, इस बीमारी को पहचान कर बैठा आता है। यदि आपके बॉडी में ये बीमारी कभी भी आता है, तो इसको ये क्या करता है, वो तुरंत एक्शन लेके, मारधार एक्शन से भरपूर, प्लस इसको मार गिरा के उसको फेंक देता है, ठीक है ना, यानी कि हटा देता है, बॉडी से बाहर निकालता है। यानी कि आपका जिसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वैक्सीनेशन अगेंस्ट पोलियो, यानी कि पोलियो जो आपका होता है, पोलियो के टीकाकरण के खिलाफ, यानी कि आपको बच्चों में पोलियो का टीकाकरण लगाया होगा, ये क्या है, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल का मतलब है यानी किसी भी बाहरी चीज़, यानी कि बाहर से जो आपको शरीर में आपके शरीर में जो प्रवेश किया गया, वो आर्टिफिशियल ही हुआ है ना। तो इस यही आपका हो जाए, यानी कि वैक्सीनेशन अगेंस्ट पोलियो आपका जो होता है आपका आर्टिफिशियल इम्यूनिटी का उदाहरण था। पर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कि माँ के दूध से प्राप्त प्रतिरक्षा, यानी कि माँ से दूध से बच्चों में आता है, तो आपका पैसिव का इम्यूनिटी का उदाहरण होगा। रिकवरी ऑफ चिकन पॉक्स, यानी कि ये तो नहीं होगा। स्किन्स बैड, ये क्या होगा, ये सब नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो क्लियर होगा आप लोगों को सभी को क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन सब है। यदि आप इस क्वेश्चन को लगाते हैं तो समझो कितना अच्छा नंबर आप लोग ला सकते हैं, ठीक है ना। हाँ इसीलिए अच्छे से करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है कि विच टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी डज अ न्यूबॉर्न रिसीव्स फ्रॉम द मदर्स। देखिए ये भी क्वेश्चन क्या है, इम्यूनिटी से ही है। देखिए कितना इंपॉर्टेंस इम्यूनिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कितना क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि नवजात शिशु को माँ से कौन सा प्रतिरक्षा प्राप्त होती है, यानी कि गर्भपात, यानी कि नवजात, देखिए न्यू बॉर्न बेबी, यानी कि जो छोटे से बच्चे होते हैं उस बच्चे को माँ से कौन सा प्रतिरक्षा प्राप्त होती है, यानी कि इसको बच्चे को, छोटे से बच्चे को माँ से कौन सा प्रतिरक्षा प्राप्त होता है। देखिए फर्स्ट क्या है, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, फर्स्ट आर्टिफिशियल इम्यूनिटी यानी कि सक्रिय कृत्रिम, या पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी यानी कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्राकृतिक प्रतिरक्षा, बी सी आपका पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, और डी आपका आइनेट इम्यूनिटी। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताइएगा जरा, बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताएं। आप लोग पता होगा नहीं कि क्या पता था मैम, जब माँ से बच्चे में जा रहा है, क्या हो रहा है, माँ से बच्चे में ब्रेस्ट फीडिंग की जाती है, ये आर्टिफिशियल ही हुआ है ना, बताओ आर्टिफिशियल है, बट आर्टिफिशियल इम्यूनिटी यानी कि कौन सा हो जाएगा, तो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी हो जाएगा, यानी कि एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका, सॉरी ए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आर्टिफिशियल इम्यूनिटी होता है जो जब बच्चे छोटा होता है, जो माँ से बच्चे में जाता है, किसके माध्यम से, तो ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग आप लोग समझते होंगे ना, कि जो ब्रेस्ट यानी कि बच्चे माँ का दूध पीता है तो उसी के माध्यम से बच्चे में कौन सा एंटीबॉडी प्रवेश करता है, तो एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, और ये ज़्यादा आपका इम्यूनिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग सोच लीजिएगा कितना इंपॉर्टेंस है मेरे बॉडी में इम्यूनिटी। हाँ यदि मैं एक बात बताऊँ कि यदि आप लोग एग्जाम दिए होंगे, जो भी स्टूडेंट यूपी को हो, यदि आपको सीनेट का एग्जाम दिए होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि कितना इम्यूनिटी का क्वेश्चन, यानी कि हर साल आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपका इम्यूनिटी से आता ही आता है क्वेश्चन। यदि मैं 2024 का बात करूं तो 2024 में आपका कौन सा क्वेश्चन आया था पता है आप लोगों को, यानी कि प्लेसेंटा में कौन सा इम्यूनिटी होता है, ये क्वेश्चन आपको आया था, ठीक है ना। तो सोच ही सकते हैं ना कि कितना इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। चलिए खैर आप लोगों को नहीं समझ आया कोई बात नहीं, यदि जो अच्छे से इसको कर लेगा, टेस्ट से ज्वाइन कर लेगा तो उसको वाह वाह में, यानी कि वो अपना मार के आएगा 35 में 35 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख, अगला क्वेश्चन क्या है कि विच कंपोनेंट इज इन्वॉल्व इन आइनेट इम्यूनिटी, यानी कि नवजात प्रतिरक्षा में कौन सा घटक शामिल, यानी कि नवजात प्रतिरक्षा में, यानी कि न्यू बॉर्न यानी कि नवजात प्रतिरक्षा में कौन सा जो घटक शामिल है, जिससे पता इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा घटक शामिल है। आंसर बताइए आप लोग, जब इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए कौन सा घटक शामिल है, कौन सा घटक शामिल है, एंटीबॉडी या टी सेल्स या मैक्रोफेज या मेमोरी। हाँ ये बहुत इजी क्वेश्चन, सही बता रहे आप, हाँ ये बहुत इजी क्वेश्चन हैं। हाँ चलिए ये इसका क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर आप लोग को देना, ठीक है ना, इसका आंसर आप लोग का देना, ये क्वेश्चन आप लोग, इसका आंसर जो है आप लोग को देना है। हाँ सही बता रही है बच्चा, इसका आंसर आप लोग को देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन आपका क्या है, ये क्वेश्चन है कि विच इम्यूनिटी इज इनसाइड वाई वैक्सीनेशन। सो या बहुत वी आई क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस दिस क्वेश्चंस, यह क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस हैं। दिस क्वेश्चंस टीकाकरण यानी कि टीकों के द्वारा कौन सा प्रतिरक्षा प्रेरित देनी, देखिए कितना इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है मैंने, यानी कि जो आप लोगों को जो टीकाकरण है, टीकाकरण आप लोग समझते हो ना, जो वैक्सीनेशन इसको बोलते हैं, आप लोगों को सुई दिया होगा बच्चों में, यही है बार बार क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि आप लोगों को जो बच्चों में सुई दिया होगा वो कौन सा वैक्सीन है, उसको हम क्या बोलते हैं बताइए जरा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाहर के माध्यम से दे रहे हैं तो एक्टिव है, और क्या है, तो एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है, ठीक है ना। तो क्लियर होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। चलिए हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोविंग इज अ प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा, ओहो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा यौन का लक्षण है, कौन सा, तो प्राइमरी कैरेक्टर बताना, यानी कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, यानी कि सेक्सुअल, यानी समझते होंगे सेक्सुअल, आप लोग समझते होंगे संभोग, समझते हैं ना। हाँ तो सेक्सुअल निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक यौन लक्षण, यानी कि आपको जो सेक्सुअल प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का प्राथमिक लक्षण बताना है। फर्स्ट है
ग्रोथ ऑफ हेयर्स। क्या आप बता सकते हैं कि यदि आपको बॉडी पे आपका हेयर आ गया तो आप बोल सकते हैं कि ये मेरा सेक्सुअल का प्राइमरी सेक्सुअल का ये लक्षण है, या आप बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ टेस्टी, या आप बोल सकते हैं कि वीडिंग ऑफ हिप्स यानी कूल्हों का चौड़ा होना, या आप बोल सकते हैं कि डिपेंडिंग ऑफ वॉइस कि आपका आवाज़ का भारी होना। तो फ्रेंड्स यदि मैं बोलूँ तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा क्या, यदि किसी भी मेल्स हो या फीमेल्स में तक ओवरी का डेवलपमेंट हो जाएगा। यदि मेल्स की बात करूँ जैसे बोला कि इसमें डेवलपमेंट ऑफ टेस्ट, तो इसमें आपका मेल फीमेल का नहीं दे रखा है, यानी कि ठीक है ना, तो मेल्स का ही इसमें हो जाएगा। यानी कि जो डेवलपमेंट ऑफ टेस्ट, यानी कि मेल में आपका जो जब तक टेस्टी का डेवलपमेंट होगा नहीं तब तक उसके क्या होगा, ना ही इसका वॉइस क्या बोलता है इसको मोटा होगा, ना ही इसका जो शरीर पे बाल आएगा, ना ही मूछ आएगा, ना ही इसका दाढ़ रहेगा। समझ गए होंगे इसका क्या मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो जो इसमें हो जाएगा, यानी कि जो डेवलपमेंट ऑफ टी, जब तक आपका अंडकोश का विकास नहीं होगा तब तक आपका ना मूछ आएगा ना दाढ़ी आएगा। ठीक है, समझ गए। तो इसमें प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन हो जाएगा, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ टेस्टी था आपका जो राइट आंसर हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ टेस्ट, यानी कि ह्यूमंस में, यानी कि मेल्स की बात करूँ तो ह्यूमंस जब आपका डेवलपमेंट टेस्टी का हो जाएगा तो आपको ऑटोमेटिक हार्मोन सीरीज होता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि मूछ आएगा, दाढ़ी आएगा। समझ गए, यानी कि बाल आना, शरीर में बाल आना, हर प्राइवेट अंग पे बाल निकलता है। ठीक है ना, तो क्लियर होगा सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है ने, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स। क्लियर, यानी कि इसमें कह रहा है, इसमें प्राइमरी था, प्राइमरी कौन था, तो प्राइमरी डेवलपमेंट ऑफ टेस्टी। समझ गए, यानी कि मेल्स में फर्स्ट प्राइमरी हो जाएगा डेवलपमेंट ऑफ टेस्टी। टेस्टी समझते होंगे, टेस्टी किसको बोलते हैं, ब्रिसन्स, ब्रिसन समझते हो, ब्रिसन, हाँ हिंदी में इसको ब्रिसन बोलते हैं। टेस्टी, टेस्टी का विकास होने की, जो मेल्स में देखते होगे कि स्कॉटरम पॉन्च नामक होते हैं, उसमें आपका 2 टेस्टी होता है, यानी कि देखते होंगे ना, हाँ वो 2 टेस्टी होता है। तो पुरुष में, यानी कि बोल रहा है कि जो पुरुष बोल रहा है, सॉरी पुरुष में कह रहा है, पुरुष में द्वितीय यौन लक्षण यानी कि यौन विशेषता सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का विकास के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, यानी कि जो फीमेल में सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए डेवलपमेंट के लिए कौन सा हार्मोन्स जिम्मेदार होता है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कौन सा हार्मोन्स मेल में निकलता है। यदि मैं फीमेल्स की बात करूँ तो फीमेल आपका एस्ट्रोजन निकलता है जो कि सेक्सुअल ऑर्गन है। टेस्टोस्टेरोन नहीं, टेस्टोस्टेरोन सिर्फ मेल में होता है जो कि ये भी सेक्सुअल ऑर्गन है। फीमेल प्रोजेस्टेरोन और ऑक्सीटोसिन तो मेरा कुछ और हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, यानी कि विकास जो मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का जो मेरा हार्मोन्स होता है आपका टेस्टोस्टेरोन, कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आपका कौन सा हार्मोन्स होता है, तो टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है ना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए आगे देखिए। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, देखिए बच्चों देखिए, हाँ आपका जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फीमेल प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ओके, यानी कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा महिला का प्राथमिक यौन लक्षण है, यानी कि प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, यानी कि जो इसमें फीमेल्स क्या बात है, मेल का समझ गए होंगे, मेल का प्राइमरी हो जाएगा कौन सा, तो डेवलपमेंट ऑफ टेस्टी हो जाएगा। यदि मैं सेकेंडरी कैरेक्टर्स की यदि मैं बात करूँ तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है ना। यदि मैं फीमेल्स के तो इसमें, और ये नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन कौन सा है, तो फीमेल है। तो इसमें मैं हमें बताना है कि फीमेल में महिलाओं के लिए प्राथमिक यौन लक्षण के लिए कौन सा सेक्सुअल कैरेक्टर्स होता है, यानी कि सेक्सुअल प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स। ओके, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका, देखिएगा ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर्स। क्या प्यूबिक हेयर समझते होंगे, प्यूबिक हेयर आप लोग समझते हैं। यदि आप लोग देखें फीमेल का प्राइवेट पार्ट समझते होंगे, यानी कि जैसे मान लो ये क्या है, इसको बोलते हैं प्यूबिक। यदि आपको लोग मेला फीमेल्स हो जाएगा, यानी कि क्या है, ये फीमेल्स है, ठीक है। आप लोग देखते हैं फीमेल्स, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राइवेट पार्ट पे क्या होगा, यहाँ पे हेयर निकालना, यानी कि यहाँ पे हेयर आता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं प्यूबिक हेयर। समझ, इसको बोलते हैं प्यूबिक हेयर। तो फीमेल्स में प्यूबिक हेयर हो जाएगा प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंड मतलब ब्रेस्ट डेवलपमेंट, डी सी आपका प्रेजेंस ऑफ ओवरी, और डी आपका वीडिंग ऑफ पेल्विक्स। पेल्विक समझते होंगे आप लोग, हाँ पेल्विक समझ गए होंगे, हाँ। तो इसको हम बोलते हैं फीमेल है कि फीमेल का ये प्राइवेट पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना।
एक इस पे दो इसमें छिद्र होता है, एक नीचे पैर होता है, एक सेक्सुअल कंडक्ट होता है और एक यूरिन का होल होती है। एक होता है यूरिन के लिए और एक क्या होता है, एक होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के लिए। समझ गए होंगे। हाँ था। तो जो ऊपर का पार्ट होता है फीमेल, इसी को हम बोलते हैं प्यूबिक हेयर। प्यूबिक हेयर मतलब उसके ऊपर आपका जो हेयर्स होता है वो आपका प्यूबिक हेयर, तो इसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये तो नहीं होगा जब तक फीमेल्स में आपका हार्मोन्स रिलीज हो जाएगा और ब्रेस्ट में तो हार्मोन्स, तो इसमें से मैं बोल सकता हूँ कि जो ह्यूमन्स फीमेल्स में हो जाएगा आपका ब्रेस्ट डेवलपमेंट। आप लोग देखते होंगे फीमेल्स में क्या होगा, ब्रेस्ट डेवलपमेंट। ब्रेस्ट समझते होंगे ना, यानी कि ब्रेस्ट समझ गए होंगे ना। ब्रेस्ट का जो डेवलपमेंट होता है फीमेल्स में, तो ये आपका फीमेल्स प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का कौन सा क्वेश्चन है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द आपका राइट आंसर, यानी कि फीमेल्स में प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना। समझ गए, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन से आपका कि विच हार्मोन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि महिलाओं में द्वितीय यौन लक्षण का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। यानी कि महिला होता है फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल जो होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए कौन सा हार्मोन्स जिम्मेदार होता है। तो प्राइमरी के लिए कौन सा हो जाएगा, जो कि लक्षण के लिए बात करूँ तो लक्षण है आपका हो जाएगा ब्रेस्ट का डेवलपमेंट। यदि लक्षण तो बहुत सारा हो सकता है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, चेस्ट का चौड़ा होना, ओवरी का डेवलपमेंट, इट यानी कि बहुत सारा हो सकता है, लेकिन आपका जो सबसे मोस्ट हो जाएगा आपका ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। यदि मैं सेकेंड सेक्सुअल कैरेक्टर हार्मोन्स की यदि मैं बात करूँ तो सेकेंड सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल्स में आपका कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, एस्ट्रोजन। यानी कि एस्ट्रोजन आपका हो जाएगा फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए हार्मोन्स। यही एस्ट्रोजन जब रिलीज होता है तो ओवरी का डेवलपमेंट होता है, हेयर्स आना, बहुत सारा आवाज़ का थीन होना, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, कमर के नीचे एरिया का डेवलपमेंट होना। क्यों, क्योंकि ओवरी का डेवलपमेंट होगा तो ऑटोमेटिक आप ऐसा कमर का एरिया क्या होगा, यानी कि चौड़ी होगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा। यदि से टेस्टोस्टेरोन के बाद टेस्टोस्टेरोन के मेल्स का जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हार्मोन्स है, समझ गए, या फीमेल्स का हो जाएगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हार्मोन्स आपका एस्ट्रोजन की। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन्स इन फीमेल्स। ओ यानी कि समझ गए होंगे ना, यानी कि इसमें कह रहा है कि महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन का क्या कार्य, यानी कि महिलाओं में आपका हार्मोन कौन कौन सी रिलीज होता है सेक्सुअल की बात करूँ तो एक एस्ट्रोजन जो कि सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है, और सेकेंड है मेरा नेक्स्ट है मेरा प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का वर्क हमको बताना कि महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो रिलीज होता है उसका वर्क क्या होता है, वर्क बताना है, इसका कार्य क्या होते हैं महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन ऑर्गन का, यानी कि प्रोजेस्टेरोन ऑर्गन बोल रहे हैं, यानी कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का महिलाओं में क्या कार्य होता है। तो फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो फ्रेंड्स मेल में इसका तो कोई रोल ही नहीं है प्रोजेस्टेरोन का, तो ये तो 100% क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यदि मेंटेन ऑफ प्रेगनेंसी तो ये भी हो, ये सही है, फीमेल्स में होता है। डिपेंडिंग ऑफ वॉइस तो ये डिपेंडिंग ऑफ वॉइस ये तो नहीं बताया कि मेल में या फीमेल्स में, ये तो नहीं बताया। ग्रोथ ऑफ फेशियल्स हेयर्स, फेस पे यानी कि हेयर आना, ये हो जाएगा। नहीं फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि महिलाओं में यदि मैं बात करूँ प्रोजेस्टेरोन के बारे में, तो महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, यानी कि जो मेंटेन और प्रेगनेंसी होता है ना, प्रेगनेंसी इम्प्लांटेशन समझते हो, यानी इम्प्लांटेशन क्या होता है महिलाओं में जब आपका इम्प्लांटेशन होता है तो जो कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान टूट के गिरता है, यदि नहीं टूट के गिरेगा, ये प्रेगनेंसी होता है तो प्रेगनेंसी में इसकी में क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है, कहाँ, एंडोमेट्रियम लाइनिंग में, समझ गए। तो वही आपका प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है किसके लिए, तो प्रेगनेंसी के लिए, यानी कि प्रेगनेंसी बनाए रखने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द आपका राइट आंसर, बी विल बी द आपका राइट आंसर। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का रोल होता है फीमेल्स में प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब दो 5-6 ही क्वेश्चन बचा है कि 5 है कि दो, कितना क्वेश्चन है, बस थोड़ा क्वेश्चन बचा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द मेजर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स, यानी कि महिलाओं में
प्रमुख द्वितीय यौन लक्षण क्या है, महिलाओं में प्रमुख द्वितीय यौन लक्ष्य बताना है। तो सेकेंडरी हार्मोन्स के यदि मैं बताता हूँ तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो हार्मोन्स होता है आपका कौन सा होता है, एस्ट्रोजन हो जाएगा। इसे बोला है कि यौन लक्षण के बाद यौन का लक्षण बताना है। तो डेवलपमेंट ऑफ यूटस, या महिलाओं में आपका यूटस का डेवलपमेंट हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि महिलाओं का ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। या ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट या फॉर्मेशन ऑफ एग या प्रेजेंस ऑफ अंडाशय का उपस्थित होना। तो इसका आंसर जल्दी से बताए आप लोग क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ क्या हो जाएगा, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, यानी कि ग्रोथ का ब्रेस्ट होना, यानी कि समझ गए ना क्या हो जाएगा, ग्रोथ यानी कि जो इसका जो ब्रेस्ट होता है उसका डेवलपमेंट होना हो जाएगा, यानी कि विच इज द मेजर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स फीमेल्स हो जाए, ठीक है ना। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी विल बी द आपका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ग्लैंड्स, ये क्वेश्चन है विच ग्लैंड्स कंट्रोल द सिक्रीशंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन्स एंड एस्ट्रोजन्स, यानी कि कौन सी ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन्स के श्रावण पर नियंत्रित करती है। यानी कि जो मेल्स में आपका जो सेक्सुअल ऑर्गन कौन सा होता है तो टेस्टोस्टेरोन होता है, और फीमेल में सेक्सुअल ऑर्गन कौन सा होता है तो एस्ट्रोजन होता है। कौन सा होता है, एस्ट्रोजन होता है। यदि मैं इन दोनों हार्मोन्स के में बात करूँ, इन दोनों हार्मोन्स के यदि मैं बात करूँ तो ये दोनों हार्मोन पे कौन नियंत्रित करता है और रिलीज कहाँ से होता है और नियंत्रित कौन होता है, भाई जहाँ से रिलीज होगा तो वही तो मेरा आपका कंट्रोल करेगा ना। तो बताइए कौन वो आपके इसका कंट्रोल कहाँ होता है या इसका नियंत्रित कहाँ होता है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का। तो फर्स्ट क्या है, थायराइड ग्लैंड में होता है, या पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है, या अग्न्याशय में होता है, या एड्रिनल ग्लैंड में होता है, जल्दी बताइए। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि जो मेरा जो थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड किसके लिए होता है तो मेरा ये थायरोक्सिन नामक हार्मोन रिलीज करता है। कौन सा, तो थायरोक्सिन नामक हार्मोन रिलीज करता है। और इसका जो इंपॉर्टेंट रोल के लिए बात करें थायरोक्सिन के बारे में तो ये आपका जो हार्ट बीट यानी कि जो ब्लड प्रेशर के लिए, यानी कि ब्लड प्रेशर के लिए वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए इसका रोल होता है। यदि मैं पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करूँ, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है आपका, तो फ्रेंड्स पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपका प्रेजेंट होता है कि जो ब्रेन्स में होता है ना, ब्रेन्स में जो हाइपोथैलेमस होता है, आगे का पार्ट हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे में आपका पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। कहाँ होता है, तो मान लो ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे आपका क्या है, आपका ये पिट्यूटरी ग्लैंड, क्या है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के एक होता है अग्रभाग, एक होता है पश्च भाग। तो अग्रभाग होता है, एक होता है पश्च भाग। मान लो ये मेरा क्या पिट्यूटरी ग्लैंड का, ये मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड का ये आगे का भाग है और ये मेरा पीछे का भाग है। तो फ्रेंड्स पिट्यूटरी ग्लैंड के आगे के भाग से क्या हमें रिलीज होता है, तो इससे से आपका होता है LH हो जाएगा, FHH, LHH, FHH, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है ना। ये सब आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के आगे से रिलीज होता है, ठीक है ना। तब पिट्यूटरी ग्लैंड ही होता है जो कि आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को वो क्या होता है तो वो नियंत्रित करता था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी द आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन्स का जो नियंत्रित करता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से, कौन सा भाग होता है, आगे का भाग। पिट्यूटरी ग्लैंड का आगे का भाग से वो आपका नियंत्रित होता है और रिलीज भी आगे का भाग से होता है, ठीक है ना। उसके मतलब आगे मस्ती, ठीक है ना, समझ गए होंगे। हाँ चलिए, और यदि मैं पेनक्रियाज की बात करूँ, पेनक्रियाज क्या रिलीज करता है, तो पेनक्रियाज से मेरा पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है और ये इसमें से इंसुलिन भी रिलीज होता है। यदि मैं पेनक्रियाज से यदि ट्रिक की बात करें तो इसमें एलएटी यानी कि लैपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन तीनों एंजाइम मेरा पेनक्रियाज से ही रिलीज होता है, ठीक है ना। यानी कि रिलीज किससे होता है तो पेनक्रियाज से ही वो तीनों एंजाइम रिलीज होता है, ठीक है ना। और यदि पेनक्रियाज में यदि इंसुलिन होता है रिलीज होता है तो इंसुलिन जो अब ग्लूकोज को कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे बॉडी में आपका डायबिटीज हो जाता है। क्या होता है, यानी कि चीनी की बीमारी इसको बोलते हैं ना, वो चीनी बीमारी होता है। कब होता है, जब ग्लूकोज को इंसुलिन कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, तब होता है, ठीक है ना। यदि मैं एंडियल ग्रंथि वो अदवी ग्रंथि है, ठीक है ना, वो अंदर का भाग है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो देखिए आपका नेक्स्ट ये आपका ये लास्ट ही क्वेश्चन है। चलिए मैं अपना क्लास में क्वेश्चन से हुआ है ख़त्म, यानी कि
आपका जो क्वेश्चन था वो सारा हो गया ख़त्म, समझ हो गया। यानी कि मेरा आपका ये किसका था, तो मेरा फर्स्ट जो था मेरा स्लाइड यानी कि फर्स्ट टेस्ट सीरीज बायोलॉजी का वो क्वेश्चन हो गया है ख़त्म। तो समझ आ गया। यानी कि जो मेरा क्लास कौन सा हो गया, तो इसमें लगभग मैंने कितना क्लास कराया हूँ बताओ ज़रा। तो लगभग मैंने कितना क्लास करा, इसमें मेरा पार्ट 1 की मेरा पार्ट 1 हुआ है, पार्ट 1 क्लास हुआ है, यानी कि बायोलॉजी टेस्ट सीरीज का पार्ट 1 क्लास हुआ है जो कि ऑलरेडी आप लोग करा चुका हूँ। पार्ट 2 हुआ है जो कि आपका ऑलरेडी मैं आप लोग करा चुका हूँ। और आज कौन सी क्लास, आज मेरा पार्ट 3 था जो कि मैं आप लोग को आज कराऊँ, यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 मैं आप लोग को कंप्लीटली करा चुका हूँ। यदि मैं तीनों के लिए बात करूँ तो तीनों वीडियो में आपका कितना क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि 150 क्वेश्चन लगभग आपको करा चुका हूँ, ठीक है ना। जो भी फ्रेंड्स 150 क्वेश्चन लगा लेंगे उसमें तो आपको कितना क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसमें से 5 से 7 क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। कितना, तो 5 से 7 क्वेश्चन आप लोगों को सीनेट एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। यदि वह ANM GNM की बात हो इसमें आपको कोई अंत नहीं, 10 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, ठीक है ना। इसको कोई नहीं, देखिए ये 7 से ऊपर क्वेश्चन आपको ANM GNM एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो मैं आपको ये सारा कंप्लीट करा चुका हूँ और नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा कौन सी, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है ना, जो कि आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि मैं इस चैप्टर्स के लिए मैं बात करूँ कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में चैप्टर के बारे में, तो इसमें से आपका हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आता है। और ये नर्सिंग एप्टीट्यूड में इसमें से भर के क्वेश्चन आता है, कितना, यानी कि नर्सिंग एप्टीट्यूड में इसमें से 7 से 8 क्वेश्चन आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चन पूछता है, कहाँ से, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर से, ये कि आपका 12th का चैप्टर है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट मेरा ये टेस्ट सीरीज लेके आएंगे, ठीक है ना, इसका कोचेस लेके आएंगे। और जो भी फ्रेंड्स जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि जब मेरा क्लास स्टार्ट होता है तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सकता है, ठीक है ना, जिससे आप लोग कंप्लीटली सारा क्लास आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और आप लोग कंप्लीटली सारा सिलेबस बेस आपको टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन कवर होगा। प्लस में आपका जो कुछ थ्योरी भी इसमें मैं बोल ही देता हूँ जो कि आप नोट्स भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी फ्रेंड्स मेरे क्लास में बने रहते हैं उसके लिए काफ़ी धन्यवाद, यानी कि थैंक यू, वेलकम आने के लिए। और ऐसे ही आते रहिए और आप लोग क्वेश्चन लगाइए। मेरी उम्मीद है कि आप लोग जरूर एग्जाम में 35 क्वेश्चन लेके आएंगे, यानी कि मार के आएंगे। और तो इसलिए और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना और पढ़ते रहना और क्वेश्चन लगाते रहना और क्लास में आने के लिए न भूलना मेरे यूपी का सारे स्टूडेंट, ठीक है ना। मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में किसी साथ, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो कि आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है ना। तो चलिए बाय, ओके, टाटा, टेक केयर, ओके।